जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे अच्छा पद, अच्छा मान सम्मान प्राप्त हो, वो जीवन में असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके और वो अपने जीवन में एक ऐसा नाम बना सके जो कई वर्षों तक लोग याद रखे। कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे उसकी पहचान सभी लोगों के बीच में कुछ अलग ढंग से बन जाए। और ये जो एक पद या एक मान सम्मान देने वाली स्थिति है, एक ऊंचा नाम बनाने वाली स्थिति है, ये जन्म कुंडली के पंचम भाव से नियंत्रित होती है। पंचम भाव किसी भी व्यक्ति को पद, नाम, सम्मान दिलाने में सबसे पहले नंबर पर आता है। और साथ ही साथ आप एक बात ये भी जानते हैं कि जो पंचम भाव है ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य के द्वारा अर्जित कर्मों से भाग्य को भी दर्शाता है। यानी ये जो पंचम भाव है ये हमारे पूर्व के भाग्य का भी है, पूर्व के प्रारब्ध का भी है। इसीलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि जन्म कुंडली में अगर नवम भाव बलवान है तो चलो ये सुनिश्चित करता है कि इस जीवन में आपके कर्मों से आपको अच्छा भाग्य मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका पंचम भाव बलवान है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपके पूर्व जीवन के अच्छे कर्मों का परिणाम आपको अपने जीवन में मिलेगा। और ये जरूरी नहीं कि वो परिणाम केवल धन के रूप में ही हो, या आप कहे कि मेरा तो पंचमेश बढ़िया बैठा है लेकिन मेरे पास धन नहीं है। हालांकि धन भी होता है, पंचमेश अच्छा हो तो जीवन में धन की स्थिति भी अच्छी होती है, मान सम्मान और पद की स्थिति भी अच्छी होती है। लेकिन यही पंचमेश किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो ये जीवन काल में जो मिलना चाहिए वो नहीं दिला पाता। आपको जीवन काल में संघर्ष बढ़ता नजर आएगा, नाम सम्मान में कमी नजर आएगी। अगर आप इसे जनरल रूप में देखें कि जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें पंचम का स्वामी सूर्य होता है, तो आपकी कुंडली किसी प्रकार की हो, इस भाव से जुड़ाव या इस भाव की जो क्वालिटी है वो सूर्य से जुड़ी हुई है। यानी अगर पंचम का स्वामी अच्छा हुआ तो आपका मान सम्मान तो अच्छा बनेगा ही, आपको नाम सम्मान तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आप में आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आगे आपकी संतान अच्छी रहेगी। क्यों कहा जाता है कि जो संतान है वो आपके कर्मों का ही एक प्रकार से फल दर्शाने का कार्य करती है? वो इसीलिए क्योंकि वो आपके पूर्व के कर्मों पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नियंत्रित होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं ना तो निश्चित बात मानिए कि आपको जीवन में संतति ऐसी मिलती है जो आपका साथ दे, जो आपको अच्छा सहयोग प्रदान करे, जो आपको हमेशा मतलब एक आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास करे, आपकी समस्याओं को स्वयं ले ले और आपको समस्याओं से मुक्त कर दे। ये प्रभाव तब होता है जब पंचमेश अच्छा हो। पंचमेश खराब होता है तो व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता। अब ये मत समझिए कि संतान होना ही सुख है, आपकी संतान है लेकिन वो आपसे हमेशा दूर ही रहती है, आपको साथ रहने का समय ही नहीं मिल पाता। तो इसे अगर आप सुख कहते हैं तो आप जरूर इसे सुख कह सकते हैं, किंतु वास्तविक सुख वह कि जिसमें आप अपने संतान के साथ रह करके उनके साथ अच्छा जीवन यापन कर सके, वो आपकी परेशानी को समझे, आप उन्हें सही सलाह देकर सही गाइड करें, सही संस्कार दे। ये पंचम भाव के अच्छे होने का प्रभाव है। तो आज मैं आपको पूर्व की वीडियो की भांति ही, जो मैंने लग्न से चतुर्थ भाव पर आपको जानकारी दी, उसी भांति ही आपको पंचमेश की कुंडली के 12 भावों में जानकारी दूंगा। लेकिन ये जानकारी रहेगी त्रिकोण के आधार पर, यानी पंचम का स्वामी अलग अलग त्रिकोण में बैठा हो, धर्म त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण में, काम या मोक्ष त्रिकोण में बैठा हो तो कैसा प्रभाव देता है, आज मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। आप ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को देखें जिससे आपको इससे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ रोचक जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको पंचमेश का कुंडली के 12 भावों में त्रिकोण के आधार पर प्रभाव बताने वाला हूं। आपने पूर्व में किस तरह के कर्म किए हैं, आपको अपने कर्मों का किस तरह का प्रभाव मिलेगा, आज इन सभी की जानकारी आपको मिलने वाली है। पंचम का जो स्वामी है ये आपके पूर्व से भी जुड़ा है और आपके भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। पूर्व से ऐसे क्योंकि ये जो भाव है ये आपके पूर्व जीवन से जुड़ी हुई बातों को, पूर्व जीवन से जुड़े रहस्यों को बताने का कार्य करता है।
वहीं ये जो भाव है ये संतान का भी है, और संतान चूंकि आपके आगे आने वाले भविष्य को निर्धारित करने का बहुत हद तक कार्य करती है, इसीलिए इस भाव को पूर्व जीवन से और भविष्य से दोनों से जोड़कर देखा जाता है, और इसका प्रभाव भी दोनों ही रूप में हमारे जीवन पर आता है। इस भाव से आप जानते हैं शिक्षा का विचार भी होता है। व्यक्ति किस प्रकार की शिक्षा लेगा, उसके पास किस तरह की शिक्षा रहेगी। देखिए, शिक्षा में चतुर्थ भाव का भी रोल महत्वपूर्ण है, लेकिन चतुर्थ में अधिकतर देखा गया कि आप जितनी भी प्रकार की जो भी मतलब स्कूल से, कॉलेजों से जो डिग्री आदि लेते हैं, उसका विचार चतुर्थ से किया जा सकता है। पंचम से आपके व्यवहारिक ज्ञान के रूप में बहुत अधिक विचार किया जा सकता है। पंचम भाव जो है ये ऐसी शिक्षा दर्शाता है जो आपको जीवन की वास्तविक पहचान करवाती है, जो आपको अपने अनुभवों से प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का पंचमेश अच्छा होता है वो परिस्थिति को देखकर, समझकर, लोगों की स्थिति को देख करके उससे बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करते रहता है। लेकिन जिनका पंचमेश खराब होता है, आप कहते सुनेंगे कुछ लोगों की इसकी बुद्धि तो कमजोर है। बुद्धि यानी पंचम भाव, और वो बुद्धि इस प्रकार की कि आपको आवश्यकता पड़ने पर किस तरह से कार्य करना है, क्या कार्य करना है, उसकी प्रेरणा देती है। तो पंचमेश आप देखिए आपकी कुंडली में कहाँ है। वैसे तो कौन सा ग्रह है इससे भी प्रभाव बदलेगा, लेकिन आज विचार करते हैं कि पंचम का जो स्वामी है वो कुंडली के कहां पर बैठा हुआ है। मान लीजिए आपका जो पंचम का स्वामी है वो लग्न में बैठा हुआ है, पंचम में बैठा हुआ है, या नवम में बैठा हुआ है। ये जो तीनों भाव होते हैं ये तीनों धर्म त्रिकोण के भाव होते हैं। धर्म त्रिकोण में अगर पंचमेश बैठा हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं वो अच्छे हैं। हाँ, अब इसमें प्रभाव में कम या ज्यादा प्रभाव मिलेगा। यही पंचमेश त्रिकोण में उच्च का हुआ तो कहने की बात नहीं, इसके फल में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाएंगी। लेकिन यही इसका उल्टा हुआ कि पंचमेश है तो इन्हीं भावों में लेकिन नीच राशि का है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये देखने को मिलेगा कि उसे दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। कई बार दूसरे गाइड करे, दूसरे सपोर्ट करे, उसकी आवश्यकता हो जाती है। पंचमेश अगर कुंडली के लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सन है। स्वयं के दम पर इसने जीवन काल में सब कुछ हासिल किया है, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से हासिल किया है। उसमें मैं कह सकता हूं कि बहुत कुछ ऐसा व्यक्ति अनुभव कर चुका है। संघर्ष आए होंगे, संघर्ष में व्यक्ति ने जीवन यापन किया है, लेकिन ये बोला जा सकता है कि व्यक्ति उन संघर्षों को पार करके अपने जीवन में अच्छे कर्म करेगा। पंचमेश है तो बुद्धि अच्छी रहेगी, लग्न में होने से अन्य को अच्छी सलाह देना, अच्छा ज्ञान देना, ऐसे कार्य व्यक्ति करेगा और उसी के बलबूते पर अपने जीवन में अच्छी पहचान, अच्छा नाम अर्जित करेगा। इसी के साथ साथ आप एक बात ये भी देख पाएंगे कि पंचम का स्वामी मतलब जब पंचम में ही होता है, अगर शुभ स्थिति में है, बलवान होता है, अगर पंचम का स्वामी पंचम में, तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने पूर्व के कर्मों का अच्छा प्रभाव मिलता है। वैसे भी पंचम में जैसे लग्न में गया, अब इस पर आपने देखा कोई पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, लग्न में अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में है, ना ही अस्त है, ना ही मृत है, ना ही पीड़ित है। किसी भी प्रकार से पंचमेश लग्न में है तो खराब नहीं है, पंचम में है तो खराब नहीं है, नवम में है तो खराब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को संतान अच्छी मिलेंगी, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन से प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा अपने जीवन से। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पंचम का स्वामी पंचम में भी है, लेकिन मान लीजिए सूर्य जैसा ग्रह है, सूर्य पंचम में है। अब मुझे बताइए कि है तो चलो अपनी मतलब एक राशि का अपने प्रभाव में, लेकिन दशम में दिग्बली होता है, चतुर्थ के पास में मंगल और सूर्य जैसे ग्रह दिग्बल से दूर हो जाते हैं। अब ऐसे ग्रह अगर यहाँ बैठेंगे तो जीवन में परेशानी के अलावा या ज्यादा चिंता के अलावा दूसरा कुछ नहीं देंगे। जरूर उनका जो प्रभाव है कि भौतिक सुख सुविधा देंगे, आपको नाम सम्मान प्रदान करेंगे, वो रहेगा, लेकिन उसके लिए जितना संघर्ष करना पड़ेगा वो बढ़ जाएगा। आप कहेंगे कि पंचमेश का अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिल रहा, बल्कि संघर्ष बढ़ गया हमारा। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसीलिए पंचम का समय पंचम में है, लेकिन अगर मान लीजिए शुक्र जैसा ग्रह है, चंद्रमा जैसा ग्रह है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये चतुर्थ के पास में ये दोनों ग्रह बढ़िया प्रभाव प्रदान करते हैं, तो इनके असर अच्छे मिलेंगे। पंचम में हालांकि ग्रह कोई भी हो, लेकिन शुभ स्थिति में बैठा हो, बलवान स्थिति में बैठा हो, तो ये आपको अच्छा ही प्रभाव देने का कार्य करेगा। जैसे शनि को भी कई बार कहा जाता है कि ये खराब होता है, लेकिन हाँ थोड़ा जिद्दी बनाता है, लेकिन एक बात देखने को मिले कि भविष्य की सोचकर चलने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति प्लानिंग आगे की करके काम करता है,
तो ये भी कोई बहुत खराब नहीं होता। संतान के लिए जरूर खराब कहा गया, कई बार पुत्र संतति के लिए खराब कहा गया कि वो दूर रहता है या फिर होती नहीं, कई बार इस तरह की परेशानियां देखने को मिली। हालांकि शनि के प्रभाव से तो एक लड़का एक लड़की इस तरह की स्थिति बन जाती है। लेकिन खैर यहाँ अगर पंचम में आप देखते हैं कि पंचमेश पंचम में है या नवम में भी है, नवम में होगा तो भी क्या है, इसे अच्छा योग कहा गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर अच्छा मतलब भाग्य, अच्छा नाम, अच्छा जीवन काल में सब कुछ अर्जित कर लेता है। हाँ, बस ये है कि ऐसे व्यक्ति को भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए कि चलो मुझे तो मिल गया है, मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य तो साथ देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस भाग्य का साथ लेकर ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं या जो है उसी में संतुष्ट रहकर अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसा मैंने कहा, लग्नेश लग्न में पंचमेश लग्न में पंचम में नवम में बैठा हुआ हो तो ये अच्छी स्थिति है। अब इस अच्छी स्थिति का कितना आप लाभ उठाना चाहते हैं, कितना आप इसको केवल एक नॉर्मल स्थिति लेकर के छोड़ना चाहते हैं, वो सब आपके ऊपर रहेगा और ये आपकी मेहनत के ऊपर रहेगा। जरूर इसके कारण आपको बुद्धि मिली है, शॉर्टकट तरीके आप कर सकते हैं, आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है, आपकी बुद्धि के अंदर है। लेकिन किस तरह उपयोग करना है ये तो आपको ही समझना है। आप दूसरों के भरोसे बैठे रहे, दूसरों के भरोसे काम टालते रहे तो ये आपको जितनी सफलता दे सकता है उतनी नहीं दे पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी फिर भी पंचमेश का लग्न पंचम और नवम में होना एक श्रेष्ठ स्थिति है। नवम में होने पर पिता से अच्छे संबंध होने पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलता देखा गया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो पूर्व जीवन है पिता से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का भविष्य पिता से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति पिता की ये देखा गया छत्र छाया में ज्यादा आगे बढ़ते हैं। भले स्वभाव ऐसा ना हो कि किसी के भरोसे रहना है, लेकिन उनकी गाइडेंस लेकर के चलना व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। पिता, गुरुजन, बड़े लोग, ये सब नवम भाव में आते हैं, इन सब पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पंचम का स्वामी दूसरे भाव में, छठे भाव में या 10वें भाव में बैठा हुआ है, ये स्थिति ऐसी है जो व्यक्ति को अपने दम पर अपनी बुद्धि से बड़ी मात्रा में धन लाभ करवा सकती है। ऐसा व्यक्ति जीवन काल में एक से अधिक मार्गों से धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति कार्य को प्लानिंग करने के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि कार्य करने के लिए भी अच्छा होता है। बोलने की कला ऐसे व्यक्ति की बहुत बढ़िया होती है। दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करना, दूसरों से अपनी बातों से अच्छी तरह जुड़ जाना, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। अगर आप देखते हैं कि पंचम का जो स्वामी है दूसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में बलवान भी है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल में राज करता है या जीवन काल में अच्छा सुखद जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति में बोल सकता हूं कि अपनी बुद्धि से काम करे तो जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, जीवन में बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। वैसे भी आपने ये तो सुना ही है कि पंचम का स्वामी दशम में होता है तो ये भी एक श्रेष्ठ राजयोग निर्मित करता है जो जीवन काल में बहुत ऊंचाई देता है। लेकिन दशम में ही नहीं, अगर दूसरे भाव में भी होगा तो दूसरा भाव व्यक्ति के कुटुंब का, घर परिवार का होता है। ऐसा व्यक्ति घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाए या उनके लिए बहुत कुछ करे, ये भी देखा गया है। कई बार घर परिवार से भी अच्छी सुख सुविधा मिल जाती है और व्यक्ति अपने बोलने की कला से, अच्छे व्यापारिक गुणों से व्यक्ति बढ़िया काम करता है और समाज में अच्छा नाम बना लेता है, अच्छी पहचान बना लेता है। पंचम का स्वामी छठे में भी होता है ना, जरूर संतान के पक्ष के लिए कमजोर देखने को मिला, शिक्षा में रुकावटें देता देखा गया। लेकिन जब बात आएगी करियर में या जीवन में ऊंचाई की तो ये छठे भाव में होना भी खराब नहीं है। बस छठे में जाने के कारण चैलेंजेस का सामना अधिक करना पड़ेगा। व्यक्ति की बुद्धि रिस्क लेना चाहेंगी या रिस्क में अधिक लगी रहेंगी, चैलेंज में अधिक रहेंगी, शत्रु में अधिक लगी रहेंगी। इन सब चीजों में व्यक्ति अपना जो मेहनत है, ऊर्जा, उनको व्यर्थ करेगा। अगर व्यक्ति ये करे कि पंचम का स्वामी छठे में है और व्यक्ति सोच विचार कर थोड़े काम करे, अपनी बुद्धि को अपने कार्य में, अपनी सफलता में लगाए, तो ज्यादा सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कई बार देखा गया कि ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की चीजों में अपना दिमाग अधिक लगाता है, दूसरों की परेशानी में अधिक अपने आप को जोड़ लेता है, तो वो थोड़ी चिंता देता है। अगर अपने कार्य की ओर ध्यान दे, अपने कार्य को सिस्टमेटिक ढंग से करने लग जाए, क्योंकि छठा भाव जो है वो एक आपके डेली रूटीन का भी और एक फिक्स तरीके से काम करने का एक प्रोसेस का है। तो पंचम का स्वामी छठे में है, जितना सही ढंग से व्यक्ति काम करेगा उतना जीवन काल में सफल होगा, उतना जीवन काल में एक अच्छी उन्नति हासिल कर पाएगा। तो इसीलिए आप ये देखिए पंचम का स्वामी दूसरे में, छठे में, 10वें में है, श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ राजयोग वाली स्थिति कही जाएंगी ये। और ये आपको जीवन काल में न केवल अच्छा नाम, अच्छा पहचान प्रदान करे, अच्छा धन भी प्रदान करती है, क्योंकि ये स्थिति आपके सुख सुविधा के लिए बढ़िया होती है। ये बात यहां पर कही जाएगी। फिर यदि आप देखिए कि आपका पंचम का जो स्वामी है कुंडली के तीसरे भाव में, 7वें भाव में या 11वें भाव में बैठा हुआ है, ये काम त्रिकोण के तीनों भाव होते हैं। पंचमेश का इन तीनों भावों में होना व्यक्ति को भटका भी सकता है और व्यक्ति को गलत मार्ग पर लगा भी सकता है। ये स्थिति पंचमेश पर बहुत निर्भर करेंगी कि वो किस तरह की राशि में है। पंचमेश का वैसे आप देखेंगे कि सप्तम में होना भी खराब नहीं कहा गया,
बल्कि ये कहा गया कि विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है, प्रारब्ध जो है वो जागृत होगा, व्यक्ति को ऊंचाई और मान सम्मान मिलेगा जीवन साथी के आने के बाद। यहां तक कि मेष लग्न के अंदर भी सूर्य जब सप्तम में होता है, भले नीच राशि का होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में से अच्छा कहा गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ये सूर्य का प्रभाव जीवन में विवाह के बाद अच्छा प्रभाव देता है। मतलब जीवन साथी के आने के बाद व्यक्ति के भाग्य पूर्व के कर्म जागृत होते हैं जो अच्छा प्रभाव देते हैं। हाँ, बस ये है ना कि सूर्य पीड़ित ना हो, मतलब नीच राशि का है वो तो एक पॉइंट हुआ, पीड़ित ना हो राहु आदि के प्रभाव से, नहीं तो फिर खराबी दे सकता है, क्योंकि फिर क्या प्रभाव निकलेगा कि पूर्व के कर्म अच्छे नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक समस्या है। बाकी इसके अलावा पंचम का स्वामी तीसरे, सातवें, 11वें भाव में हो तो ये जरूर विचार कर लेना चाहिए कि भले नीच राशि में हो लेकिन इस पर पापक ग्रहों का प्रभाव न हो, क्योंकि ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपने लाभ के लिए फिर गलत मार्ग अपना सकता है, दूसरों को हानि पहुंचा सकता है, जो कि भले शुरुआत में व्यक्ति को लाभ दे लेकिन व्यक्ति का गलत नाम बना सकते हैं। देखो, एक तो बनता है नाम, व्यक्ति ने अपनी पहचान अच्छी बनाई, अच्छे कार्यों से बनाई, और एक हो गया कि व्यक्ति ने गलत मार्ग से अपना धन कमाया और दूसरों को ठगा लूटा, तो व्यक्ति की पहचान उसी तरह की बन गई है, उसी इमेज में व्यक्ति जी रहा है तो पहचान वो भी लेकिन गलत दृष्टिकोण से है। तो इसमें पंचमेश की राशि और उस पर पीड़ित आदि की स्थिति देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर बार बार देखा गया कि अपनी फील्ड भी बदलता है, ऐसे कार्य एक जैसे लंबे समय तक नहीं करता, चेंज करते रहता है। तो जीवन काल में होता क्या है कि फिर उसे लंबे समय तक जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती व्यक्ति, बल्कि अपने जीवन काल में इतने काम बदल चुका होता है कि वो लोगों को पता भी नहीं होता कि आखिर ये काम करता क्या है। लोग भी कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि अभी तो ये कर रहा था, अब पता नहीं क्या करता है, वो वाली बात आ जाती है यहाँ पर। इसीलिए पंचम का स्वामी तीसरे, सातवें, 11वें में हो तो व्यक्ति बहुत मल्टी टैलेंटेड है व्यक्ति, लेकिन ऐसा नहीं ना कि व्यक्ति सारे काम करेगा तो सफल होगा। एक काम करे, भले मैं कहूं 2 काम करे, लेकिन दोनों को मैनेज करके चले और फोकस होकर के काम करे तो अधिक सफल होता है। ऐसे व्यक्ति की चंचलता या ऐसे व्यक्ति का मन बदलना बार बार, वही इसे कई बार जीवन में पीछे करता है। इसीलिए पंचम का स्वामी तीसरे, सातवें या 11वें भाव में हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर फोकस होकर के, स्थिर होकर के आगे बढ़े तो बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, क्योंकि ये योग धन देने में कमी नहीं दर्शाता, ये योग जीवन में आगे बढ़ने में कमी नहीं दर्शाता। अच्छे लोग जुड़ते हैं, अच्छे लोगों का सहयोग मिलता है व्यक्ति को, लेकिन ये व्यक्ति को चाहिए कि उनका सहयोग बनाए रखे और जीवन काल में अपनी बुद्धि को अपने कार्य में सही तरीके से लगाए, सही तरीके से ही धन कमाने पर ध्यान दे, तो जीवन में अच्छी सफलता ऐसा व्यक्ति हासिल कर सकता है और जीवन काल में ऊंचाई, नाम, सम्मान ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये सबसे प्रमुख बात है जो व्यक्ति के लिए यहाँ पर जाननी भी आवश्यक है और व्यक्ति के लिए जीवन में अपनानी भी आवश्यक है। देखिए, इन सभी बातों में मैं आगे बढ़ूं अगले भाव पर, उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि पंचमेश कुंडली के किसी भाव में भी है, उसकी स्थिति ही ये बताएंगे कि आपने कर्म अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं। जैसे पंचम का स्वामी आपने देखा कि कुंडली के किसी भाव में भी है, लेकिन वो वहां पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता, या वहां तो अच्छा प्रभाव, राशि अच्छी नहीं मिली, या किसी पापक ग्रह की दृष्टि में है, पीड़ित है किसी प्रकार से वो, तो ये दर्शाता है कि आपको प्रभाव तो अच्छा दिया है ईश्वर ने, लेकिन आप अपनी वाणी से, अपने कर्मों से उसे खराब कर लेंगे, क्योंकि आपके पूर्व के कर्म उसे रोकेंगे, बाधित करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब पंचमेश कहीं पर भी पीड़ित स्थिति में हो तो व्यक्ति को चीजें अच्छी मिल जाती है, लेकिन व्यक्ति उसका सही उपयोग नहीं करता। तो ये एक समस्या यहाँ पर रहती है, जिससे व्यक्ति स्वयं अपनी कमियों को दूर करके, अपनी जो भी नेगेटिव बातें उससे जुड़ी आ रही है उसको दूर करके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये बात का यहाँ पर बीच में बताना आवश्यक है, इसको ध्यान रखिए आप किसी भाव में भी, जैसे मैंने तीसरे, सातवें, 11वें में तो कहा, लेकिन बाकी भावों में भी ध्यान रखें ताकि आपको जीवन में खराबी देखने को न मिले। इसके अलावा आप देखते हैं कि तीसरे का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली के अष्टम भाव में या कुंडली के द्वादश भाव में है। ये जो तीनों भाव है ये मोक्ष त्रिकोण के भाव होते हैं। पंचमेश का इन भावों में होना अच्छा ही कहा गया है, विशेषकर धार्मिक दृष्टिकोण से, विशेषकर कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, रिसर्च के लिए ये एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को जीवन काल में मतलब अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से बड़ा नाम प्रदान करती है धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक क्षेत्र की ओर। जैसे अब आप देखें कि पंचम का स्वामी मैं कहूं कि चतुर्थ भाव में है तो सुख सुविधा के लिए भी ये तो अच्छा कहा जाएगा, चतुर्थ भाव सुख का है तो इसे सुख के लिए भी अच्छा कहेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाएगा तो सुखों की दृष्टिकोण से फिर भी ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति सुख अर्जित भी करेगा, जीवन काल में अपने पूर्व के अच्छे कर्मों से सुख मिल भी जाएगा। हाँ, अगर ये पीड़ित हुआ, खराब स्थिति में हुआ तो भले उतनी मात्रा में नहीं लेकिन कुछ मात्रा में तो मिल ही जाएगा, ये बात यहाँ पर कही जाएंगी। तो इसीलिए पंचम का स्वामी अगर चतुर्थ में हो तो इसे फिर भी सुख के लिए, जीवन में तरक्की के लिए, मान
मान सम्मान के लिए अच्छा कहा जाएगा। पीड़ित होने पर इन सब चीजों में थोड़ी सी कमी भी आती रहेंगी, मिला जुला प्रभाव मिलता रहेगा। लेकिन पंचम का स्वामी अगर अष्टम में चले जाए, है अपने से केंद्र में, लेकिन अष्टम में जाने के कारण क्या होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष अधिक देखेगा व्यक्ति के अंदर। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, आध्यात्मिक गुण, रिसर्च करने के गुण, जीवन में गहराई तक किसी चीज को खोजना, जानना और उससे फिर प्राप्त करना, याला प्रभाव अच्छा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल एक भौतिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो यह संघर्ष कराने वाला है। व्यक्ति के कर्मों का, पूर्व के कर्मों का जो एक अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए उसमें कमी आती है इसी स्थिति के अंदर। मतलब जो उसे मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता कर रहा है लेकिन खुद को कुछ नहीं मिल रहा। अष्टम या 12वें में लगभग लगभग ऐसी स्थिति बढ़ जाती है। फिर आप देखते हैं कि पंचम का स्वामी अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो अष्टम भाव में होना, जैसा मैं बोल रहा हूं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो बढ़िया है, लेकिन क्या कहेगा कि अगर व्यक्ति जैसे प्रेम विवाह की ओर जाए या किसी से अगर अफेयर वगैरह भी हो तो उसमें धोखा मिलना, प्रेम विवाह ना हो पाना, और यहां तक देखा गया कि अगर प्रेम विवाह हो भी जाए तो वो ढंग से टिकता नहीं, या वो खराब हो जाता है, या प्रॉब्लम दे जाता है वो। तो इसीलिए पंचम के स्वामी का अष्टम में होना ये कहीं ना कहीं उतनी बढ़िया स्थिति नहीं है। ये कई बार संतान में रुकावटें देती है, ये जीवन में थोड़ा जिद्दी स्वभाव प्रदान करती है। कई बार तो विचार बहुत भौतिकतावादी हो जाता है और कई बार इतना धार्मिक हो जाता है कि सब चीजें छोड़ने का मन करता है। तो ये दोनों ही कंफ्यूजन वाली स्थिति व्यक्ति को परेशान करती है। यहाँ पर व्यक्ति को ये चाहिए होता है कि जीवन काल में अच्छा प्रभाव लेने के लिए इस अष्टम भाव में पंचमेश का एक ही कोशिश की जाए कि व्यक्ति अपने जीवन काल में सकारात्मक स्थिति लेने के लिए कोशिश इतनी करे कि धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ा रहे, रिसर्च से, अपनी जो भी फील्ड हो, मतलब जिस फील्ड में व्यक्ति है उसमें पढ़ते रहना, सीखते रहना, हमेशा ये कोशिश करना कि कुछ न कुछ नया सीखना व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और जीवन में संघर्षों में कमी लाएगा और अपने कर्मों का अच्छा प्रभाव भी देगा, जीवन में मान सम्मान ऊंचाई एक अलग प्रकार से बनाएगा। यही बात अगर 12वें में हो तो मैं कहता हूं वैसे तो कई बार कि ये अवसर आपको प्रकृति ने दिया है कि आप दूर स्थानों से जुड़ जाए, विदेश से जुड़ जाए, आप दूसरों की सहायता अच्छे से कर सकते हैं। 12वां भाव मतलब दूसरों के मतलब दान का, परोपकार का भी होता है। तो ऐसे में 12वें भाव में जब पंचम जाता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता अच्छे से कर पाता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करता है। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि पंचमेश का 12वें भाव में होना भी, ये तो संतान के लिए भी ठीक ही देखने को मिला, लेकिन प्रॉब्लम, रुकावट, संतान से दूरी, ये प्रभाव बढ़ जाता है। पंचमेश चतुर्थ में हो, अष्टम में हो, द्वादश में, ये आपको सभी रिश्तेदार लोगों से अलग करके, आपकी संतान से भी अलग करके आपको धार्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने वाला योग है। अगर आप ये सोचे कि नहीं इस योग के बलबूते पर आप अपनी संतान का अच्छा सुख देखेंगे तो वो चीज कम हो जाती है। मतलब सुख का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब संतान होगी ही नहीं, सुख का अर्थ ये है कि वो अधिकतर देखने को मिलता है कि पंचमे जब इन भावों में हो संतान कहीं बाहर चले जाती है। संतान भले मैं कहूं कि 2-3 बच्चे हैं, 2-3 लड़का लड़की सब है, लेकिन वो बाहर चले गए, दूर स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो स्वयं से मिलना उतना नहीं हो पाता। कभी कभार आते हैं त्योहार आदि पर मिलते हैं और फिर चले जाते हैं, तो वो वाली स्थिति यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है पंचम, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश में होने पर। हालांकि आज के दृष्टिकोण से तो खराब नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आप कहे कि आपके साथ में रहे, आपको सुख मिले, वो चीज की कमी जरूर देखने को मिल सकती है, जो मन में कभी न कभी आपको खटके कि ये थोड़ा खराब हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पंचम में, चतुर्थ में, अष्टम में, द्वादश में हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मतलब भयभीत भी रहता है। मतलब जैसे कोई डरा दिया कि देखो ऐसा ऐसा योग है, आप तो बड़े परेशान हो जाओगे, या जैसे नॉर्मल कुछ लोग जैसे गोचर बता, अरे ये राशि तो बड़ी परेशान हो जाएंगी, ये तो कंगाल हो जाएंगी, ऐसी ऐसी बातें जो बोलते हैं, तो ऐसे लोगों की उन चीजों में रुचि बहुत होती है, ऐसे लोग उन पर ज्यादा विश्वास भी कर लेते हैं, तो उससे बचना चाहिए। मतलब जो व्यर्थ के ढोंग से, व्यर्थ के पाखंड से, व्यर्थ की झूठी बातों से बचना चाहिए। अपने आप को मतलब अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, मैं इतनी बात कहूंगा मैं यहाँ पर। ईश्वर पर जितना विश्वास रखेंगे उतना अच्छा है। व्यर्थ की चीजों पर ध्यान ना दे कि ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा और वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उससे अच्छा ही होगा आपके लिए, इसलिए उसकी चिंता ना करें। और ये भाव में मैंने हालांकि एक और बात नोटिस करी कि वैवाहिक सुख उतना अच्छा नहीं रहता। अब आप कहेंगे इसका विवाह से क्या लेन देन, लेकिन पंचमेश का चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में होना, विवाह लंबा चल सकता है, लेकिन अगर आप सुख की बात करें कि दोनों में तालमेल अच्छा है, दोनों एक दूसरे से सब अच्छा बॉन्डिंग बढ़िया है, तो वो चीजें बिल्कुल यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, कमी आ जाती इन चीजों में। और ये चीजें कई बार तो मतलब एक बड़ा अंतर होता है दोनों के स्वभाव में, दोनों के जीवन में। कई बार उम्र के अंतर होता है, कई बार इन स्थिति के अंदर दोनों के कार्य करने के तरीकों में अंतर होता है, कई बार आर्थिक स्थिति में अंतर भी विवाह में परेशानी का कारण बनता है। तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो अधिकतर देखने को भी मिला है। लेकिन खैर ये प्रभाव आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए आपको इन सब चीजों से अलग करता है। अब आप इसको किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर है।
तो ये कुछ प्रभाव है पंचमेश का कुंडली के 12 भावों में त्रिकोण के आधार पर। वैसे तो पंचमेश चूंकि एक धार्मिक ग्रह है, इसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पंचमेश का लग्न, पंचम, नवम, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश इन भावों में होना ज्यादा अच्छा है। आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने वाला है, आपके जीवन में आपको धार्मिक उन्नति अच्छी प्रदान करने वाला, आप दूसरों की सहायता भी करेंगे, सलाह भी देंगे, अच्छे कार्यों से भी जुड़े रहेंगे, ये वाली स्थिति ये पंचमेश दर्शाता है। अब आप इसका किस प्रकार से विचार कर रहे हैं, केवल पद या मान सम्मान के लिए या धार्मिक दृष्टिकोण से भी, ये आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में अंतर आएगा और उससे आपको परेशानी भी देखने को मिल सकती है। फिर बाकी आपकी कुंडली पंचमेश कहाँ है, किस स्थिति में है, वीडियो में कमेंट आप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके आप बता सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो वो भी आप बताइए, संभव हुआ तो मैं शीघ्र ही उनका उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।